जय हिंद साथियों। चलिए हम अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। 9वीं क्लास में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में। अब की बार पैट पार। चलिए, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से जो पारित होगा वो होगा संविधान संशोधन। यानी कि जो विधेयक है, मैंने आपसे कहा था संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस विशेष और राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की, आधे से एक अधिक राज्य की सहमति आवश्यक है। यही वो विधेयक है जो दोनों सदनों से अगर पारित नहीं होगा तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। धन विधेयक पर यह अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है, लोकसभा ने कह दिया तो हो गया। साधारण विधेयक कोई बात नहीं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक अगर है तो फिर दोनों से पास होना उसको बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों को कितना वेतन मिलेगा ये कौन तय करेगा? भाई, सांसदों को जो वेतन मिलता है ये तय करने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है। ये सिर्फ अधिकार किसको है भैया? संसद को है। संसद इसके अलावा ही बात करेगी, बाकी ये अधिकार किसी के पास नहीं, संसद ही बनाएगी कि संचित निधि से कितना उनको मिलना चाहिए, कितना उनको नहीं मिलना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैंबर की मीटिंग में बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? यानी कि अगर किसी विधेयक किसी बात पर हम मीटिंग करना चाहें संसद की, तो कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थिति अनिवार्य मानी जाएगी? तो वो अनिवार्य उपस्थिति है 1/10। इसे बोलते हैं गणपूर्ति या कहते हैं कोरम मंडल, इसे बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम मंडल इसे कहा जाता है। अगर निकालेंगे रेशियो तो 50 सांसद की संख्या आती है, लगभग 50। ओके, आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार, संसदीय यानी जानते हैं संसद में क्या होता है? बहुमत दल का नेता एक जो है मुखिया होता है, उसे प्रधानमंत्री के रूप में सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। तो ये जो प्रधानमंत्री की जो बात होती है तो ये से बोलते हैं संघीय सरकार। संघ की कार्यपालिका संघीय सरकार कहलाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता? सत्रावसान मतलब जानते हैं संयुक्त अधिवेशन कौन करता? संयुक्त इसको कौन बुलाता है? तो यहाँ पे क्या है, संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। देखो, सत्रावसान कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों का बुलाएगा। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी लोकसभा अध्यक्ष। तो बुलाने की बात करें कौन करता सत्रावसान, तो वो राष्ट्रपति महोदय सत्रावसान करेंगे, लेकिन लोकसभा महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अध्यक्षता करते हैं भाई। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? धन निर्गमन, धन मान लीजिए निकाला किसी ने, ठीक है, तो धन निकालने की अनुमति किसके पास? सरकार के पास, सरकार निकालती, लेकिन इस पर नियंत्रण कौन रखता है? तो नियंत्रण रखता है महानियंत्रक लेखा परीक्षक। ये जो महानियंत्रक यानी CAG, कैग, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कहें अगर CAG महोदय ये जो क्या करते हैं, ये आर्टिकल 148 में इनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 148 में यही महोदय जो है सरकार की संचित निधि की जांच करते हैं, उनके खर्चों की जांच करते हैं और फिर उसे सरकार यानी कि उसको रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही इसको लीड करता है। ओके, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति जो पद्धति होती है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है। लेकिन यहां कह रहा है कैबिनेट में, तो कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति उसे करता है। यानी वास्तविक रूप से देखा है तो कैबिनेट ही है, लेकिन उत्तर हमारा क्या है यहाँ पे है, राष्ट्रपति में होती है कि भैया राष्ट्रपति ही जो जिसपे साइन करेगा वही माना जाएगा। साइन करने के लिए उसे बाध्य भी कर सकते हैं हम, क्योंकि कैबिनेट के पास ये पावर है। लेकिन जो संवैधानिक तौर पर देखा जाए, उसका उत्तर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, राजा है वो जो कहेगा वही पूरा होना है। किस लिए कह रहा है, किस प्रकार कह रहा है, किस मजबूरी में कह रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है।
हमें तो इतना पता है ना कि भारत में 3 तलाक बिल जब पास हुआ तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे? 3 तलाक बिल अगर देखा जाएगा तो रामनाथ कोविंद जी ने पास किया, हम उनको मानेंगे। अभी नया जो कानून बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, ये किसने दे दिया? ये दिया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। तो जो माननीय राष्ट्रपति महोदय वर्तमान समय में है, उन्होंने दिया हमारा कौन सा, ये जो नया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन किस आधार पर दिया, किसके कहने पर दिया? मंत्रिमंडल ने बनाया, उनके दबाव में दिया। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया, ये पूरा इतिहास जानेगी, हमेशा याद रखेगी कि जब भी भारतीय न्याय संहिता आई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। आगे बढ़िए। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्या इसमें आवश्यक योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, ये तो है भाई, होना ही चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु को पार कर चुका हो, अधिक हो, वही भी तो होनी है। वह लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं रखता हो। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। नहीं भाई, यही नहीं है। संसद का वह सदस्य नहीं होना चाहिए। देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आपको पता है, आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था, कोई सीमा नहीं है पुनर्निर्वाचन की। तो आर्टिकल 57 में इसका कहा गया था, अनुच्छेद आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की बात की जाए तो ये बात कही गई थी पुनः निर्वाचन की। यानी कि भाई जाहिर सी बात है कि इस आर्टिकल में कहा गया है तो कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बने, चुनाव लड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 55 में दिया गया है, अनुच्छेद 55 में ये बात कही गई है। तो सूचीबद्ध तरीके से नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं है। यहां संचयी मत से नहीं भाई, सापेक्षित बहुमत से बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति, बिल्कुल सही भाई, यही है अनुच्छेद, आर्टिकल देखा जाए तो ये 55 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव 2 प्रक्रियाओं से किया जाएगा। एक है आपका आनुपातिक प्रणाली, ये वाला, और एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस आधार पर यही 2 अधिकार हैं, एक अधिकार यहां चला जाएगा, एक अधिकार आपका ये। 2 प्रकार से हम करते हैं, लेकिन अब तक भारत में जो होता है वो सिर्फ हम इसी अपनान से करते आ रहे हैं। यानी कि 1952 से अब तक हम इसी को ही अपनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, और किसी को हम नहीं ले रहे हैं, इसी प्रक्रिया द्वारा हम अपना रहे हैं। ये प्रक्रिया अभी हमने नहीं अपनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो संबंधी विवाद है वो कहां लेके जाएंगे? तो वो आएंगे उच्चतम न्यायालय में, लेकर के आएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है भाई, एक बार। यानी कि कहा जाए राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे वी गिरी साहब खड़े हुए थे, वी गिरी साहब खड़े हुए थे। तो ये चुनाव जो है आपको याद होगा 1969 का चुनाव था। जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो चुकी थी, पद पे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे, उनकी मृत्यु होने के बाद वी गिरी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और नीलम संजीवा रेड्डी को हराते हैं। नीलम संजीवा रेड्डी ने उठा करके इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार देखा जाए तो एक राष्ट्रपति महोदय हुए जिनका नाम है प्रणव की बात करते हैं। ये मुखर्जी जी जो हैं, प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे देश में हमारे बीच नहीं रहे, मुखर्जी जी ने चुनाव लड़ा। ये चुनाव है 2012 का, और इनके चुनाव के सामने, इनके सामने खड़े हुए थे पीए संगमा को हरा करके ये पहुंच गए थे। तो पीए संगमा जी ने इनके चुनाव पर केस कर दिया था जो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। तो 2 बार अब तक ऐसा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सर्वोच्च न्यायालय में रखा गया है कि भाई चुनाव में भेदभाव किया गया है, शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है और इसमें मिसयूज किया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अनुमोदक और प्रस्तावक पहले होते क्या है भैया, ये समझो पहले। ये रहा प्रस्तावक और ये रहा अनुमोदक। प्रस्ताव, जो प्रस्ताव रखता है, प्रस्ताव रखने वाला, अनुमोदन उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला, ठीक है भैया। देखो अब समझना, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता है। तो कितने हैं भैया? 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, ये राष्ट्रपति के लिए हैं। ये जो है 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक, ये उप राष्ट्रपति महोदय के लिए हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति महोदय के लिए अगर हम बात करें तो ये जो बॉक्स में ये जो है, ये उपराष्ट्रपति महोदय के लिए 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक, और जबकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के लिए तो 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक अनिवार्य हैं। इसका जो उल्लेख है ये है आर्टिकल 59 में ये कहा गया है 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक और 15,000 रुपए की जमानत राशि, 15,000 रुपए की जमानत राशि, ठीक है। 15,000 रुपए की जमानत राशि, ठीक है। जमानत राशि 15,000 रुपए की देनी है, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक रखने हैं। ये राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन की शर्त है, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में चुनाव जो केंद्र सरकार कराती है वो है निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग इसको फुलफिल करता है। आर्टिकल 324 में इसका 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ये अपने कार्यों को निर्वहन करता है और संविधान के भाग 15 में इसका जिक्र है। ओके, समझ गए? भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 से 329 तक है और यही राष्ट्रपति के चुनाव को लीड करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? देखो भाई, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का, अभी मैंने कहा कि किस, जो मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति महोदय के 2 बार मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय जा चुके चुनाव के, तो ऐसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो मुकदमे हैं वो किस आर्टिकल के तहत पहुंचेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर बात करें, देखो 55 अभी हमने देखा, इसमें क्या था भैया? इसमें था क्या? चुनाव की रीत, यानी कि आनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणीय, हमने देखा। 68 अगर कहें तो ये उपराष्ट्रपति पद की शपथ है। ये शपथ है भैया, और ये रिक्त पद भरना है। रिक्त पद को 6 माह में भरना है, 6 माह में भरना है, ठीक है। और ये जो रहा, ये रहा, यानी कि यही जो अधिकार आपको दिया जा रहा है विवाद का फैसला, यानी कि कहां करेंगे आप? अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। बात को समझ में आया? ये क्या है? चुनाव की रीत है, यानी कि जो हमने राष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रणाली वाला। ये रहा। रिक्त पद भरना है उपराष्ट्रपति का 6 माह के भीतर। शपथ है आर्टिकल 69 में, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। यहां पे लिख दे रहा हूं भैया, उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक है। और मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा वो आर्टिकल 71 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा? तो ये आर्टिकल देखिए, इसके 3 खंड हैं। आर्टिकल तो सही तो उत्तर यही है, लेकिन इसके 3 खंड हैं भैया। 3 खंड कौन कौन से हैं? पहला ए अगर कहें, और दूसरा बी है, और तीसरा सी है। तो देखिए ये जो है अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहेगा। देखिए इसकी जो है आर्टिकल 50 में ये पदावधि है, पदावधि। पदावधि क्या है? 5 वर्ष शपथ ग्रहण करने की तिथि से। ठीक है, ये क्या है? महाभियोग है, महाभियोग। ये महाभियोग है भैया। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा समय से पहले, समय से पहले। और फिर यहां पे देखें तो यहां पे दिया हुआ है कि वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। यहां पे कहें तो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। ये त्याग पत्र समय से पहले दे सकता है भाई। उसको हटाने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे हटाया जा रहा है, तो मैं समय से पहले त्याग पत्र दे सकता हूं। तो 56 में 3 खंड बनाए गए हैं, ए बी सी। तो ए कहता है पदावधि 5 वर्ष की, बी कहता है उसको महाभियोग लगा के हटा सकते पहले ही, और वो चाहे तो खुद त्याग पत्र दे सकता है। सी में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सिंपल सी बात है, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। यहां पे एक चीज सही करनी है दोस्त, आप इस चीज को समझे रहिएगा। देखिए बात यहां पे क्या आ रही है? बात यहां पे आ रही है संसद के दोनों जो सदन दिया हुआ है, ये जो सदन है यहां के अगर कहा जाए तो निर्वाचित यहां भी रहेगा, निर्वाचित यहां भी रहेगा, निर्वाचित। और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है वो भाग नहीं लेंगे, यानी कि राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति हैं उन्हें नहीं रखा जाएगा। विधानसभा में जो राज्यपाल महोदय एक आंग्ल भारतीय को जो नियुक्त करते हैं वो नहीं रखा जाएगा। तो जो मनोनीत व्यक्ति हैं वो भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, चाहे वो संसद के हों चाहे वो विधानसभा के हों। हाँ, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो संसद ही महाभियोग लगाती है, इसको तो कर देते हैं बाहर हम, तो वहां पे जो मनोनीत व्यक्ति हैं वो भी भाग लेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा, समझिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं लेगा, लेकिन राष्ट्रपति को पद से मुक्त करने की प्रक्रिया महाभियोग में वो भाग लेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, कैसे? महाभियोग द्वारा। और महाभियोग कौन लगाएगा? ये महाभियोग संसद लगाएगा। महाभियोग कौन लगाएगा? संसद लगाएगा। आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 61 में है। संसद द्वारा महाभियोग इसको लगा के हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अभी हमने देखा महाभियोग द्वारा और संसद द्वारा इसको हटाया जाएगा। तो आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल इजी वे में है। प्रश्नों का जो भाषा जो रखा गया है वो यूपी जिस हिसाब से पूछता है उसी हिसाब से है। इसमें से बहुत से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं यूपी में। 2022 से पेट जब से शुरू हुआ है, जो क्वेश्चन आए हैं यानी 2022, 2023, 24 में हुआ नहीं, 25 आ गया है, यानी कि देखा जाए तीसरी बार ये हो पेपर होने जा रहा है। तो जब तक जो प्रश्न इसमें आए वो कलेक्शन बने हुए हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।